बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। तो उम्मीद करती हूँ आज जिस तरह का मौसम बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ठंडा है और बारिश भी कल परसों से बल्कि वक्फे से जारी है। लाहौर में भी, कराची की बात की जाए तो कराची में भी थर्सडे तक पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने कि बारिश जो है वो वक्फे से जारी रहेगी कुछ शहरों में। तो इस किस्म के मौसम में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रखें, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न भी मैं कहती हूँ है और शादियाँ भी हर वीकेंड पे किसी न किसी शादी पर जाना पड़ता है। तो वहाँ पर जब जाएँ तो बच्चों का बहुत ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मौसम की बात की जाए तो हम सब मौसम को एंजॉय करते हैं, बारिश हो रही है, ठंड बढ़ रही है, तो ऐसे में हम सब कोई गर्म कपड़े पहनकर और कोई गर्म खाने खाकर, जिस तरह से हम अगर बात करें खानों में तो गर्मा गर्म सूप लोग पीकर एंजॉय करते हैं इस मौसम को। हम सब इस मौसम को एंजॉय करते हैं, अल्लाह ताला की ये नेमत है। तो अल्लाह ताला की नेमत पे हम लोग अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और इसको भरपूर तरीके से इस मौसम को लुत्फ़अंदोज़ भी हम लोग होते हैं। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, हम लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस मौसम की सख्ती की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मौसम की सख्ती को। हम लोग तो घरों में बैठे हैं, हीटर लगा हुआ है, हमारे पास लिहाफ है, कपड़े हैं गर्म, हम उससे अपने आप को कवर करके इस मौसम को एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ लोग इन तमाम तर सहूलतों से उनके पास नहीं होती ये सहूलतें और वो इन तमाम सहूलतों के बावजूद अगर नहीं है उनके पास तो इसके बाद उनके पास क्या होता है कि वो लोग जो मौसम की सर्दी है, ये सख्ती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस तरह के गरीब लोग जो हैं, यतीम हैं, ज़रूरतमंद हैं, मस्कीन हैं, इन लोगों को ढूंढें, उनकी मदद करें। आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आपकी मदद के तलबगार होंगे, आपने उनको ढूंढना है, उनकी मदद करनी है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो कि ख़ुद से अपनी मदद के लिए आगे हाथ नहीं फैलाते किसी के। तो ऐसे लोगों को ढूंढें, उनकी मदद करें और अपने अंदर जज्बा पैदा करें मदद का कि आपने पहल करनी है। जैसा सलाम में पहल करते इसी तरह आप मदद में पहल करें कि मदद करनी है आपने दूसरे लोगों की। क्योंकि अगर बात की जाए किसी की हाजत रवाई की, किसी की दिलजोई की, तो दीन इस्लाम का तो बुनियादी दर्स भी यही है कि दीन इस्लाम में ये कहा गया है कि दूसरों की मदद करें और अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें, एहसास जो है इस तरह के पैदा होने चाहिए और कभी भी मदद करने से घबराएं नहीं। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी मदद के तलबगार हैं। तो आज की अच्छी बात भी यही है कि आपने लोगों की मदद करनी है। इस मौसम को जिस तरह आप इंजॉय करें, इस तरह के तमाम लोगों को अपने साथ इस खुशी में शामिल करें ताकि वो भी इस मौसम से भरपूर लुत्फ़ उठा सके। तो मौसम की अगर हम बात करें लाहौर के मौसम की, तो महकमा मौसमियात ने क्या प्रोडिक्शंस किए आइंदा आने वाले दिनों में लाहौर के मौसम के हवाले से, तो देखते हैं कि लाहौर का मौसम कैसा रहेगा। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जात लाहौर में 9, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में काले बादलों का राज है, क्योंकि जब मैं आ रही थी तब भी बहुत ज़्यादा अंधेरा महसूस हो रहा था मुझे, क्योंकि काले बादल बहुत ज़्यादा थे और बारिश फिर से होगी। महकमा मौसमियात ने भी यही प्रोडिक्शन की है। अपना ख्याल रखिएगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं और देखते हैं कि इस्लामाबाद में मौसम कैसा रहेगा। तो कम से कम दर्जा 8, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद का मौसम तो खुशगवार है और वहाँ पर भी बारिशें जो हैं वो होने वाली हैं, यही प्रोडिक्शंस की गई। लेकिन अब मैं आपको रोशनियों के शहर कराची में लेकर चलती हूँ और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची का मौसम भी इंतहाई खुशगवार है और थर्सडे तक मैंने कहा कि प्रोडिक्शंस की गई हैं बारिशों की मुख्तलिफ शहरों में। तो अब कराची के बाद फूलों के शहर पेशावर का रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि पेशावर में मौसम कैसा रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 7, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। अब चलते हैं कोयटा और देखते हैं कि कोयटा का मौसम कैसा रहेगा। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में कम से कम दर्जा -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। -2 हो गया है कोयटा में। इतनी ठंड है, हमसे यहाँ पर ये वाली ठंड नहीं बर्दाश्त हुई, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं कोयटा में, जो शहरी हैं, वो किस तरह से इस ठंड से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, इसको एंजॉय करेंगे। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। आज़ाद कश्मीर चलते हैं और देखते हैं कि कश्मीर में मौसम कैसा रहेगा। कम से कम दर्जात आज़ाद कश्मीर में -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
दिसंबर की बात की जाए तो दिसंबर में वाकई बड़ी बारिशें होती हैं, बड़ा ज़बरदस्त लगता है, लेकिन मैं दिसंबर की इन बारिशों को बड़ा इंजॉय करती हूँ। लेकिन कल मुझे एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ, मेरे साथ गाड़ी में मेरी बहन बैठी थी। मैंने उनसे कहा कि मैं तो इसको मौसम को बड़ा इंजॉय कर रही हूँ, बस अब दिल कर रहा है गर्मा गर्म कॉफ़ी और मैं कॉफ़ी पीऊँ और इस मौसम को खूब इंजॉय करूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये जो दिसंबर में बारिशें होती हैं और इस तरह की बारिशों की ख़ास तौर पे जो आवाज़ पत्तों पर पड़ती है तो जो एक साउंड क्रिएट होता है, इस किस्म की चीज़ों से मैं उदास हो जाती हूँ। तो मैंने कहा भाई उदास क्यों हो जाती हैं? तो मतलब मुझे समझ नहीं आई कि दिसंबर के महीने में वो उदास क्यों हो जाती हैं। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा कि भाई हम उदास हो जाते हैं। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ और इस पर तफसीलन हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर अख्तर शुमार, शायर हैं, आप सबके और हम सबके फेवरेट हैं और आप सबकी भरपूर फरमाइश पर हमने आज इनको सुबह सवेरे पाकिस्तान में दावत दी और उन्होंने कबूल की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात हैं फरीहा नाज। फरीहा आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी प्रिटी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी दिसंबर जो है वो उदासी लेके आता है, गम लेके आता है, इसकी वजह क्या है? ये बस एक बात ऐसे ही मशहूर हो गई है, लेकिन एक्चुअली आप जानते हैं कि मौसमों के असरात दिलों पर तो होते हैं और कोई भी मौसम, आप अगर शायरी को उठा के देखें तो एक ज़माने में सावन की बहुत ज़्यादा उस पर गीत भी लिखे गए और उस पर शायरी भी हुई कि सावन बागों में पड़े झूले हैं हम तुमको नहीं बोले। तो कहने का मकसद ये कि शायरों ने हमेशा मौसमों को मौजू बनाया, उसमें सावन हो या दिसंबर हो। दिसंबर तो ख़ास तौर पर ये यानी हमारे जो 20वीं सदी में ही हमारे एक शायर थे, उन्होंने एक ऐसी नज़्म लिखी, उसे कहना दिसंबर आ गया। अब ये एक पैगाम है, एक जुदाई के मौसमों में एक मिलने का पैगाम है कि उसे कहना दिसंबर आ गया। तो इन दिनों ज़्यादातर दिसंबर इस हवाले से ज़्यादा याद किया जाता है कि जैसे दिसंबर आए तो हम रातें लंबी हो जाती हैं, ठंड होती है और जो रगों में खून जम जाता है, मुंजमद हो जाता है, तो लोग उदास थोड़े से हो जाते हैं और फिर वो याद करते हैं। और ये मिलन रुत की एक तलब भी है कि अगर दिसंबर आए, आप देखें कि हमारे देहात में चौपाल में लोग, यानी आज की बात तो नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है कि एक ज़माने में एक चौपाल में कहानियों के सिलसिले होते थे, लोग ढोले माइए टपे, तफरी के कोई और सोर्सेज नहीं होते थे, तो लोग रात गए तक अपना इस तरह एंजॉय करते थे। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब आप देखें कि सावन आता है तो शदीद गर्मी होती है, बारिशें भी होती हैं और कोई इस तरह की सरगर्मी नहीं होती कि लोग इस तरह की शायरी करें। तो ये अब ज़माने की तब्दीली के साथ साथ शायरी में भी तब्दीली आई है। शायरी में भी तब्दीली आई है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तासुर है कि उदासी, बाकी ये है कि मैं समझता हूँ कि ये एक तख्लीकी रुत होती है, इसमें शायर बेसबब भी उदास हो जाते हैं। और बेसबब उदासी की आप देखें, नासिर काज़मी का वो शेर उदासी के हवाले से बड़ा मशहूर हो कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। तो इसी तरह वैसे डॉक्टर साहब आप भी उदास हो जाते हैं दिसंबर में? बस कोई इस तरह ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल उदास हो जाए, क्योंकि आज आपने कहा ना बेसबब भी उदास, बेसबब भी उदास हो। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आती कि क्यों दिल एक उदास सा है, लेकिन इसमें एक मैं कहता हूँ तवानाई भी होती है। ये वो उदासी नहीं है जो डिप्रेशन का शिकार कर दे बंदे को, इसमें एक तख्लीकी तवानाई को भी हम महसूस करते हैं। जब हम उदास होते हैं, जब कोई याद आती है तो हम उसको तख्लीकी सतह पर उसे कागज़ पर उतारते हैं और शेर लिखते हैं, कोई कहानी लिखता है। और ये जो दिन हैं ख़ास तौर पर तवील रातों वो दिसंबर की, साथ में बारिशें भी फिर होने लग जाती हैं, इसमें बारिशें भी होती हैं, फिर इसमें लिखने लिखाने का सिलसिला ज़्यादा होता है। तो मैं नहीं समझता कि इस तासुर को ज़्यादा लिया जाए कि उदासी बहुत हो जाती है। होती है। मैं ये बिल्कुल इस को तस्लीम करता हूँ कि बंदा उदास होता है, उदास हो और जाता उसके है। इर्द गिर्द के हालात असरअंदाज होते हैं, मौसम भी होते हैं, बिछड़े हुए याद आते हैं, क्योंकि मिलन रुत की तलब है ना कि अगर वो आ जाएं तो
अब गर्मियों में हम दूर रहते हैं एक दूसरे से, अब सर्दियों में मिल बैठने का एक बहाना होता है। तो आप देखें कि इस हवाले से जितनी भी शायरी तकलीफ हुई, हर किसी ने अपने अपने अंदाज में उसका इज़हार किया। वैसे फरीहा, अगर देखा जाए दिसंबर के महीने को साल का आखिरी महीना होता है, और इसमें अगर हम बात करें, लोग जिस तरह से हमने कहा ना बेसबब भी उदास हो जाते हैं। अगर हम बात करें अगले आने वाले साल की, कि उनको तो पुरअज़्म होना चाहिए, उनके अंदर तो जोश और जज्बा ज़्यादा होना चाहिए, कुछ गोल सेट करें लोग कि भाई हमारा अब नया साल आने वाला है, हमने उसके लिए एक पैशनेट होना है और कोई गोल सेट करना है, कोई उनके आगे कोई अपना बनाना चाहिए ना, कोई उनको सेट करना चाहिए गोल। तो इस तरह से क्यों नहीं लोग सोचते, खुशी खुशी क्यों नहीं इसको कहते, अलविदा करते दिसंबर को? उसमें पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। द मेन रीज़न इज़ लाइक कि हम ये जो उदासी है इसको हम ना बहुत लाइट ले रहे हैं, दिसंबर की उदासी को। जैसे अगर साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं, तो ये इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत आम सी चीज़ है कि अगर आप दिसंबर है, बारिश हो रही है, जैसे आपने कहा कि यू वर हैप्पी बट योर सिस्टर शी वाज नॉट हैप्पी एट ऑल, शी वाज सैड। सो द पॉइंट इज़ लाइक कि जो उदासी का एलिमेंट है वो इस वजह से आता है कि दिसंबर में एक तो ये कि आपने देखा होगा कि जो दिन है वो छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड ये है कि पर्सनैलिटी, जैसे एक हमारा साइकेट्रिक जो इलनेस है वो है जो है वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, कि आप सीज़न के हिसाब से, जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो उसके हिसाब से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई, जैसे दिसंबर आया, अभी सीज़न चेंज हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपकी बॉडी में चेंजेस आती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से आप उदास होना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, और ये हमारी सोसाइटी और हमारे यहाँ पे लोगों का ना एक डिलेमा है कि हम थोड़ा रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इफ़ आई एम सैड और मुझे मगरिब, जैसे मगरिब होने लगती है और मुझे सैडनेस का एक एलिमेंट फील होने लगता है, तो मैं उसको उसे कॉमन समझती हूँ। इफ़ आई डिस्कस इट विद माई फैमिली तो दे विल बी लाइक कि कोई नहीं, कोई म्यूज़िक सुन लो, ड्रामा देख लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक हो जाओगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को पर्सनैलिटी का इशू होता है कि उनकी पर्सनैलिटी में ही जो है ना वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का इशू होता है। देन एक और चीज़ होती है जो कि बहुत कॉमन होती है, जिसे हम कहते हैं विंटर ब्लूज़, ठीक है। अब ये आई थिंक कि बहुत सारे लोग इस टर्म से फेमिलियर होंगे, कुछ इससे फेमिलियर नहीं होंगे, कि विंटर ब्लूज़ जो हैं वो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो उसमें यह है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं ना वो लिमिटेड हो जाती हैं। उसमें आपकी एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाती हैं। जैसे बीइंग अ डॉक्टर, अब जब दिन का स्टार्ट होता है और उसके बाद कैसे शाम हो जाती है मुझे पता नहीं चलता। मुझे अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करनी पड़ती हैं, मुझे डिले करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मैं समर्स में कर लेती थी लेकिन अब मैं नहीं कर पाती, तो वो उसका क्या एक इम्पैक्ट होता है कि उसकी वजह से मैं थोड़ा सा सैड या फिर एक वो डिप्रेसिव एक एलिमेंट आ जाता है कि अच्छा ठीक है आज का दिन जो है ना उसमें जितना प्रोडक्टिव होना चाहिए था उतना प्रोडक्टिव हुआ नहीं हो सका। तो उसमें दो चीज़ें तो बहुत कॉमन है, एक तो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो कि बहुत सारे लोगों को होता है और ये मैं सबके सामने दिसंबर में ही होता है और ये सीज़न जैसे ही चेंज होता है और ये मैं सबको अवेयरनेस भी इसके बारे में क्रिएट करना चाहूँगी कि इफ़ यू आर फीलिंग सैड, इफ़ यू आर फीलिंग अलोन, इफ़ यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबडी, इफ़ यू फील लाइक कि आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए या फिर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, जैसे कुछ लोगों को बारिश बहुत अच्छी लगती है, समर्स में बारिश बहुत अच्छी लगती है लेकिन विंटर्स में जैसे ये दिसंबर नवंबर का महीना आता है तो उनको बारिश बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड इट, सो डोंट ओवरलुक इट। वजूहात होती हैं तभी वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, दे नीड हेल्प एक्चुअली, बिकॉज जैसे ये चीज़ें प्रोलॉन्ग करती जाती है ना, बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी सैडनेस, ये ऑर्डिनरी सैडनेस नहीं है। बिकॉज इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, अगर कोई बात कर रहे हैं ना इस बारे में कि मुझे दिसंबर में उदासी होती है या तो मैं दिसंबर, तो कोई ना कोई उसकी रीजन होगी और बहुत कम लोग होते हैं जो कि बता पाते हैं, जिनमें इतनी करेज हो। लोग होते हैं जो कि बता ही नहीं पाते कि उन्हें उदासी है, जैसे कि मेरी बहन ने मुझे फौरन बता दी कि भाई मुझे उदासी होती है। बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही है नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सब सवेरे पाकिस्तान। So
वेलकम बैक। टॉपिक हमारा बड़ा ज़बरदस्त है, दिसंबर की उदासी की बात हो रही है। तो ऐसे में अगर हम देखें कि दिसंबर क्योंकि साल का आखिरी महीना है और आप नहीं समझते कि अगले महीने अगला साल आने वाला है, जैसे अगला महीना जो होगा जनवरी का होगा, उसको आपने बड़े जोश और जज्बे के साथ वेलकम करना है। तो इस पर हम डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम ये अज़म कर लें, कोई गोल सेट कर लें, कोई प्लान कर लें अपने अगले साल के लिए कि हमने ये चीज़ें करनी है, या फिर हम वही पुरानी यादों को, पुराने गमों को लिए बैठे रहें कि भाई हमने तो वही उदासी है हमें दिसंबर में बड़ी? नहीं, बिल्कुल बजा आपने फरमाया। देखें, आप दिसंबर जो है ये पूरे साल का गोशवारा आप देखें कि आपने क्या किया है। असूल तो ये होना चाहिए कि साल भर में हमने क्या किया। अभी आप देखेंगे कि वो जायज़े छपेंगे सालाना कि हमने अदब में क्या किया, कौन चले गए, कौन आए, नई किताबें कौन सी आई। बिल्कुल। और लेकिन इसी तरह जब नया साल आता है तो फिर हमें अगली मनसूबाबंदी भी करनी चाहिए। पुरानी यादों को फिर भूल जाना चाहिए ना, गम जो होते हैं खास तौर पे गमों को भूल जाना चाहिए। यादें भुलाई तो नहीं जाती, लेकिन जाहिर है आदमी ने ज़िंदा रहना है और उन नए जोश और जज्बे के साथ जब जनवरी आता है तो आप नई मनसूबाबंदी करते हैं, नई प्लानिंग करते हैं। और इसी तरह शायर भी अपनी वो प्लानिंग करते हैं कि जनाब कौन सी किताब अब आगे देनी है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। तो मेरा ख्याल है कि वाक़तन ये जब इसको बिल्कुल ही डिप्रेशन में नहीं चला जाना चाहिए, उदासी में, इसको तख्लीकी तवानाई जो है हासिल करनी चाहिए इस उदासी में भी। और शायर ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल उदास हो के आदमी जनाब बैठ जाए और बिल्कुल मलूल नज़र आने लग जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। बस ये इसमें बस एक तस्वुर होना भी नहीं चाहिए ना, होना भी नहीं चाहिए। मैं सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगी। आपने भी डिप्रेशन एक टर्म यूज़ किया ना, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे सोसाइटी में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ही, लेकिन वेस्टर्न जो कल्चर है वहाँ पे तो बिकॉज़ वहाँ पे प्रॉपर अवेयरनेस है तो डिप्रेशन को लोग बहुत सीरियस लेते हैं। यहाँ पे आप छोटी सी बात पे कह देते हैं, हम खुद कह देते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, ठीक है। डिप्रेशन वाले पेशेंट से पूछें कि एक्चुअली डिप्रेशन व्हाट डिप्रेशन इज, ठीक है। तो वो जो डिप्रेशन है ना, वो विदाउट सीकिंग हेल्प, वो जो अगर आप ये कहें ना कि आप अपने वो डिप्रेशन पे और होता है, हम लोग छोटे वहाँ पे कहते हैं जी हम डिप्रेस हैं। कॉलर हमारे साथ हैं असलम साहिबाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं, हम खैरियत से हैं? जी हाँ जी, खैरियत से। असलम बताइएगा, आपको भी उदासी हो जाती है दिसंबर में? नहीं मैडम, मेरे आपसे एक सवाल है, ये है इस तरह के जो मौसम को मैं बड़ा लाइक करता हूँ। अच्छा। और हाँ जी, जनरली लाइक भी करना चाहिए और बहुत सारी चीजें खाने पीने में यानी हाँ, मेरा इन शॉर्ट सवाल ये है मेहमान ग्रामी से कि हर सहूलत घर पे इर्द गिर्द मुहैया होने के बावजूद जब गम और गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, उसका क्या रीजन क्या है? मेरी मेहमान ग्रामी से सवाल है, क्या मौसमी इफेक्ट आता है या फिर ये कोई रूहानी या कोई इंटरनली इंसान को फीलिंग है? ये मेरा सवाल है। ठीक है जी, अभी आपको बताते हैं। जी फरीहा बताइएगा। उसमें एक तो ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि वल्नरेबल होती हैं, ठीक है। देन एक चीज़ होती है कि अगर आपने लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आपने एक्सपीरियंस किया होता है, तो वो जैसे ही दिसंबर आता है ना, तो दिस इज़ समथिंग, ये रिसर्च इस चीज़ को प्रूव करती है कि ये वो एक ऐसा मौसम है जिसके साथ उसको रिलेट किया जाता है कि जिसमें जैसे वो कहते हैं ना कि ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी आप पूछें ना, तो वो ये जो हड्डियों का दर्द, ये सारे के सारे वो दिसंबर में क्यों, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों सरफेस पे आ जाती हैं, तो उसके पीछे डिफरेंट वजूहात होती हैं। एक तो ये कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी, ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है कि आप जेनेटिकली ही आप प्रीडिस्पोज्ड होते हो कि आपको दिसंबर या फिर ये मौसम जो है वो अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। थर्ड ये है कि कुछ लोगों ने अपनी जैसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप बनाई है ना, जो लोग इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप के होते हैं उनको ज़्यादा उदासी और ज़्यादा इस तरह की सैडनेस का जो है ना वो सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसमें कोई वो रूहानी या फिर वो एक रीज़न नहीं होती इसमें। बेसिकली जो है ना वो अगर आप देखें तो उसमें साइकेट्रिक एक वो इलनेस का एलिमेंट आ जाता है। सेकंड आपकी पर्सनैलिटी टाइप का आ जाता है। थर्ड ये है कि आपकी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होते हैं जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो कि आपके लिए अनप्लेजेंट होते हैं, फिर आपको सैड भी कर देते हैं, दिसंबर को सैड बनाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे व्यूवर्स को आज दिसंबर को और बाकी जितने भी मौसम है, जैसे बाहर हो गया, कोई भी मौसम आ गया, चेंजिंग्स की वेदर होती हैं, तो इसमें खुश रखने का कोई फार्मूला बता दें।
कि हमने तो अपने व्यूवर्स को वैसे खुश रखना है, इसीलिए हम नहीं चाहते वो उदास हों। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये जो 21वीं सदी है, इसका इंसान बहुत कर्ब का शिकार है, और जब तक हम राज़ी बरज़ा नहीं रहेंगे, अपने हालात पर राज़ी रहना नहीं सीखेंगे, तो आप सुकून हासिल नहीं कर सकते। तो किसी चीज़ पे मायूस होकर बैठ जाना और उम्मीद ख़त्म हो जाना, तो ये तो ज़वाल की निशानी है। मैं तो इस दिसंबर में ख़ास तौर पर सर्दियाँ जब आती हैं तो बहुत खुश इसलिए होता हूँ, यानी ज़हनी तौर पर, कि मुझे काम करने के लिए बहुत सा वक्त मिल जाता है। रातें तवील होती हैं। मैंने बहुत सी शायरी सर्दियों में, यानी इन्हीं दिनों में, ये दिसंबर या जनवरी, मुझे अपनी एक गज़ल वो बड़ी मशहूर भी हुई बाद में, वो दिसंबर में कही थी। अगर कहें तो मैं आपको 2-3 शेर। हाँ जी, मैं ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। मैं बल्कि कह ही रही थी, बल्कि मुझे पीछे से मेरे प्रोड्यूसर ने भी कहा कि इनसे हमने शायरी बहुत सुनी, इनकी शायरी बहुत अच्छी है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो वो मुझे अपने ज़माने तालिब इल्मी की एक गज़ल जो वाक़तन दिसंबर ही में तख्लीक़ हुई, तो मैं वो चंद शायर कर देता हूँ कि उसके नज़दीक गमे तर्क वफ़ा कुछ भी नहीं, उसके नज़दीक गमे तर्क वफ़ा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं, अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं। वाह वाह। उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं, और मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। वाह। और कल बिछड़ना है तो फिर रह दे वफा सोच के बांध, कल बिछड़ना है तो फिर रह दे वफा सोच के बांध, अभी आगाज़ मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। वाह। 4 दिन रह गए मेले में मगर अब के भी उसने आने के लिए ख़त में लिखा कुछ भी नहीं, ऐ शुमार आंखें इसी तरह बिछाए रखना, जाने किस वक्त वो आ जाए पता कुछ भी नहीं। वाह 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 डॉक्टर साहब, बहुत ही ज़बरदस्त। वाकई में दिसंबर के ऊपर आपने इस तरह की वो लिख दी है ना शायरी के, वाकई में कि जिस तरह से होता है ना, एक बिछड़ने का, एक गम का, एक दूरी का, तो उसमें एहसास जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए। कभी कोई शेर या फिर पोइट्री में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, ये पहले भी मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि आई एम नॉट फेमिलियर विद पोइट्री एंड बट लेकिन ये लिटरली आपको अभी आई लव इट, आई लव इट। मुझे यकीन नहीं था लाइक के इतनी ज़बरदस्त हो सकती है पोइट्री इतनी। अच्छा फरीहा, वैसे जिस तरह देखा जाए ना कि जाड़े की शामें हैं, यकबस्ता हवाएं हैं, ऐसे में हम इस मौसम को किस तरह एंजॉय करें, आखिर क्या करें? इसमें देखिए, आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान करें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने सर्दियों को ना कुछ इस तरह से ना, जिस तरह से वो कहते हैं ना कि हमने अपने आप को पिन पैक किया होता है। अब सर्दियों में आप किसी को कहें ना कि अच्छे चलें, उठें, बाहर चलते हैं, निकलते हैं, बाहर निकल के लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं या फिर किसी कैफ़े में चलते हैं, आज बाहर से खाना खाते हैं। अच्छा नहीं 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 नहीं, मैं बस हीटर लगा हुआ है, हीटिंग सिस्टम ऑन है, ठंड लग रही है। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, फीमेल्स के लिए ये होती है कि मैं इतनी ठंड में मैं तो तैयार नहीं हो सकती कि मैं उठ के चेंज करूं, मैं मेकअप करूं, और मेकअप के बगैर फीमेल्स बाहर निकलती भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें हम जो विंटर्स हैं उसमें दिसंबर में स्पेशली, जिसको हमें एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। सैडनेस अपनी जगह पे, डिप्रेशन, ये सारी इन सारी चीज़ों को किल करने की, आपने इनको ओवरकम करना है, आपने खुश रहना है, चाहे कोई भी जरिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ खुश ही रहना है। देखिए वैसे अच्छा फरीहा, आपको पसंद आई थी ना वो पोइट्री जो भी डॉक्टर साहब ने सुनाई? जी बिल्कुल। दोबारा से कोई और ना एक सुन ले अच्छी सी। जी बिल्कुल श्योर। डॉक्टर साहब कोई और एक अच्छी सी सुना दें हमें। जी मैं, उसके आने की खबर 1 महीने तक है, उसके आने की खबर 1 महीने तक है, और इधर सांस भी अटकी हुई सीने तक है। चैन आ जाए इन आँखों को तेरी दीद के बाद, दिल जो बेताब है एक जाम के पीने तक है। और मुझको मुल्ला के अकीदे से कोई बैर नहीं, मेरी तो दौड़ मोहब्बत के मदीने तक है। वाह वाह। छोड़ मैं आपको पेश करता हूँ। जी जी ज़रूर। हमारे ये बात हो रही थी कि लोग सर्दियों में बाहर नहीं निकलते और वो कहते हैं कि यार इधर ही ठीक है, लेकिन हमारे एक उस्ताद शायर थे, उन्होंने यानी
इन दोनों मौसमों को, सर्दियों गर्मियों को एक शेर में आप उसमें डूब गए। हाँ, उसमें यूँ मिलाया है कि गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। तो ये दुनिया में इस तरह होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर शुमार साहब, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी खूबसूरत शायरी हमें और हमारे व्यूवर्स को सुनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फरीहा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस ज़बरदस्त टॉपिक पर हम लोगों की रहनुमाई फरमाई है। इकॉनमी से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं हमारे पास, क्योंकि अगर बात की जाए स्टॉक एक्सचेंज की तो इस हफ्ते उसका क्या रुझान रहा है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि मैंने वो पहले भी बताया कि अच्छी खबरें आ रही इकॉनमी की तरफ से, तो कारोबारी हफ्ते में क्या रुझान रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं शराज अहमद। शराज, बताइएगा स्टॉक एक्सचेंज में क्या सूरत हाल है और कैसा रहा है कारोबार इस पूरे हफ्ते में? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट का आगाज़ मुस्बत हुआ था और इस वक्त मार्केट 70 पॉइंट्स इजाफे के बाद 40,700 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होती हुई देखी जा रही है। पीर से लेके अब तक मवाजना किया जाए तो इंडेक्स में तकरीबन 300 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा देखा गया है और 100 इंडेक्स मुसलसल 40,000 की जो सतह है उसी पर मुस्तहकम हमें नज़र आ रहा है। स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक जो प्रॉफिट सेलिंग है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा और मार्केट 40,500 से लेके 40,700 और 800 पॉइंट्स की सतह पर मुसलसल ट्रेड होती हुई देखी जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ माह में जो है मार्केट मुसलसल जो है दबाव का शिकार थी और मार्केट में जो गिरने की शरह थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। तो उस दौरान जब हालात कुछ बेहतर हुए, इकॉनमी में कुछ स्टेबिलिटी आई, तो शेयर्स की खरीदारी में भी जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया था। हम अब क्योंकि जिन लोगों ने सस्ते शेयर्स खरीदे हैं और वो अब बेचने की तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो हम इस हफ्ते देख रहे हैं। प्रॉफिट सेलिंग के लिए मतलब जिन्होंने सस्ते दामों शेयर्स खरीदे हैं वो अब उससे मुनाफा कमा रहे हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये भी बताइएगा कि इस हफ्ते में अगर देखा जाए अशारियों की बात की जाए तो अशारियों के लिहाज से रुझान क्या रहा है? जी, अशारिया तो यही बता रहे हैं कि मार्केट मुसलसल मुस्बत रुझान की तरफ जा रही है, क्योंकि कोई बड़ा सेक्टर, जितने भी तमाम तर सेक्टर्स हैं उनमें सब में ही तकरीबन पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। इकनॉमिक अशारिये जो हैं, करंट अकाउंट खसारा हो या ज़र मुबादला के ज़खायर, तमाम तर चीज़ों में जो है बेहतरी देखी गई है। इसके अलावा ADB की जानिब से 1.3 बिलियन डॉलर्स की जो रकम है वो भी स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दी गई है, जिसकी वजह से जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहारा मिला है। डॉलर इंटरबैंक हो या ओपन मार्केट, दोनों में ही 3 रोज से मुसलसल मुस्तहकम है। 150-155 रुपए के हिसाब से जो है इस वक्त भी मार्केट में अवेलेबल है। हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें माहिर मुआशियात डॉक्टर इख्तियार बेग साहब ने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इख्तियार बेग साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कहिएगा स्टॉक मार्केट में मुसलसल हम देख रहे हैं तेजी का रुझान, कितना रुझान ये खुशाइंद है? देखिए, स्टॉक मार्केट हमारी इकॉनमी की बैरोमीटर होती है और स्टॉक मार्केट में अब एक मुस्बत रुझान बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि मूडीज़ ने हमारी रैंकिंग को नेगेटिव से स्टेबल और B+ जो है वो अपग्रेड करा है और वो मूडीज, स्टैंडर्ड पुअर्स, ये 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं दुनिया की, जो दुनिया की मुख्तलिफ माइशतों की रैंकिंग करती हैं। तो पाकिस्तान की रैंकिंग उन्होंने बढ़ाई है और उसका एक बड़ा मुस्बत मैसेज सरमायाकारों के पास गया है। दूसरी चीज़, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की आई थी, उसमें पाकिस्तान में बिजनेस करने की सहूलतों में 28 पॉइंट पाकिस्तान ने बेहतरी हासिल की है और 136 से अब वो 108 नंबर पे दुनिया में आ गया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। ये भी एक बड़ी खुशाइन बात थी जिसने सरमायाकारों के एतमाद को मुस्तहकम किया है। उसके बाद IMF की भी जो रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ने शुरू हुए हैं, रुपए की कदर हमारी मुस्तहकम हो रही है। हमने तिजारती खसारा और
अपना करंट अकाउंट खसारे में कमी की है। जो खसारा हमारा बढ़ गया था उसमें बिल्कुल। हमने कमी करी है। ये खुशाइन बात है, इसका भी बड़ा मुस्बत मैसेज जो है बिल्कुल, वो गया यकीनन है। है कि खुशाइन तो बात है, बहरहाल कहने लेकिन का डॉक्टर साहब मकसद ये ऐसे है कि कौन ये से तमाम इक़दामात इशारे हैं जो जिनकी हैं, बदौलत ये तेजी देखने में आ रही है? मैंने आपको बताया है कि दी हमारे रिजर्व्स बढ़े सबसे पहले तो हमारे 16 बिलियन डॉलर रिजर्व्स हो गए, स्टेट बैंक के रिजर्व्स बढ़े। पहली चीज़ ये तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई है और रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। मूडीज़ की रैंकिंग हमारी अपग्रेड हुई है। वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी 28 पॉइंट्स बेहतरी उन्होंने बताई है। ये सब वो फैक्टर हैं कि जो सरमायाकार का एतमाद बहाल करते हैं और आने वाले वक्त में भी इनफ्लो नज़र आ रहा है कि जो स्टॉक मार्केट ऊपर गई है उसमें ज़्यादातर फंड्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स के हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं जो बाहर के सरमायाकारों के फंड्स मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि बाहर के सरमायाकार अब मुल्क में सरमायाकारी कर रहे हैं और उन्हें अब इस हफ्ते में हम समझते हैं कि वो उनमें से कुछ बेचेंगे क्योंकि उन्हें मुनाफा काफ़ी हासिल हुआ है, स्टॉक ऊपर गया है। तो शायद थोड़े अरसे के लिए स्टॉक मार्केट नीचे आए, लेकिन उसको हम प्रॉफिट टेकिंग कहते हैं कि जब भी ऊपर जाती है तो कुछ लोग बेच के निकलना चाहते हैं और वो निकल के वक्त फिर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है क्योंकि सेल का रुझान होता है। तो लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने 40,000 की जो इंडेक्स की हद है नफ्सियाती वो अबूर कर ली है और उस पर कायम है। डर ये था कि ये दोबारा नीचे नहीं आ जाए, लेकिन 40,000 से ऊपर है, 40,700, 40,800, 40,600 के करीब जो है ये मार्केट मूव कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिसियों का अगर तसलसल रहा, सियासी इस्तेकाम रहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज़रूरी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आप देखेंगे कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें सियासी अदम इस्तेकाम नज़र आए तो फिर सरमायाकार जो है वो हाथ खींच लेते हैं और वो बैक सीट पे चले जाते हैं। वो वेट एंड सी एक उनकी होती है, उसमें वो आ जाते हैं। वेट एंड सी महीने की भी हो सकती है, वेट एंड सी 2-3 महीने की भी हो सकती है। तो ज़रूरत इस वक्त है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम जो है वो कायम रखा जाए, पॉलिसियों का तसलसल कायम रखा जाए और बाकी ये चीज़ें तो हो रही हैं। अब दोबारा रिबाउंड किया है मायशत ने और इंशाल्लाह हम ऊपर की तरफ अब इंशाल्लाह हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे, हम भी दुआ गो हैं। लेकिन डॉक्टर साहब 2 रोज़ कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से कर्ज के 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स भी मौसूल हो गए हैं। ऐसे कर्जों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? लेकिन पहली चीज़ तो यह है कि जब हमने IMF का प्रोग्राम लिया था इकरा, ये $6 बिलियन लेने का मकसद नहीं था। 6 बिलियन से ज़्यादा तो हमने अपने दोस्त ममालिक से सॉफ्ट लोन ले लिए थे, UAE, सऊदी अरब और चाइना से IMF की कंडीशन पूरी करने के लिए कि ज़खायर बढ़ाएं। IMF का जो लोन है, जब उस प्रोग्राम में आप आ जाते हैं और पहला तज्जिया उसका आप कामयाब पास कर लेते हैं तो फिर दूसरे बैंक डोनर एजेंसी जिसमें वर्ल्ड बैंक आते हैं और एशियन डेवलपमेंट आते हैं, ये अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट आपके लिए खोल देते हैं। तो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट जो हमें दी हुई थी वो दोबारा बहाल कर दी है। वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट जो थी वो बहाल कर दी है और उसकी दोनों की बहाल करने की वजह IMF का प्रोग्राम है जो कामयाबी से हमने पहला तज्जिया पास कर लिया है और दूसरी किस्त जो है मिलने के करीब है। तो ये इससे काम और ये कॉन्फिडेंस बतलाता है इंटरनेशनल डोनर एजेंसी का कि जब आप IMF के प्रोग्राम में आ जाते हैं तो आप एक डिसिप्लिन माशत की तरफ चल रहे होते हैं, उसमें अखराजात कम कर रहे हैं, उसमें आपने अफरात ज़र को भी कंट्रोल करना है, उसमें आपने तजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा और फिस्कल डेफिसिट को भी कम करना है, नई बोरिंग ज़्यादा नहीं करनी है। ये सब शराइत होते हैं IMF के जो आप लेके चलते हैं और यकीनन उन पे अमल दरामद करके आपकी मायशत जो है वो बेहतर होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मईशत में बेहतरी के इशारे तो हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आम आदमी को इसका फ़ायदा कब पहुँचेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया इकरा। अब हमारी हुकूमत ने
3 तरजीहात इमरान खान साहब की हुकूमत ने बतलाई हैं। पहला उन्होंने कहा है लो कॉस्ट हाउसिंग, सस्ते मकानात बने। कंस्ट्रक्शन का वो शोबा है जिससे 40 शोबे जुड़े हुए हैं, दूसरे सीमेंट के, टाइल्स के, शीशों के, हार्डवेयर के, तो ये एकदम से तेजी आती है। तो एक कंस्ट्रक्शन का शोबा है, दूसरा टूरिज्म पे उन्होंने जोर दिया और 80 ममालिक के वीज़े अपॉन अरावल देने का ऐलान किया है और 160 ममालिक के वीज़े ऑनलाइन ई वीज़ा ले सकते हैं। तो ये जब लोग सयाह आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो मुल्क में पैसे फॉरेन एक्सचेंज आएगा और लोगों की म्यार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, सस्ते मकानात में जॉब्स मिलेंगी। और ये हमारे CPEC का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन 9 ऐलान करें, जिसमें 3 शुरू कर रहे हैं पहले मरहले में, इसमें जब सनतें लगेंगी तो मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। एक आम आदमी की म्यार ज़िंदगी में बेहतरी सिर्फ और सिर्फ आप उस वक्त देखेंगे जब नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। और नई मुलाजमतों के मौके सनतकारी से, कंस्ट्रक्शन से, टूरिज़म से, IT सेक्टर से, जो हुकूमत ने तरजीहात मुकर्रर की हैं उन सेक्टर्स में बहाली से जो होगा इंशाअल्लाह। तो जॉब्स क्रिएशन शुड बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। उसी से बेरोजगारी कम होगी, गुर्बत में कमी आएगी और एक आम आदमी की मैरिज। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पे मजीद हुकूमत को कौन से ऐसे स्टेप्स लेने कि मौसमी मैदान में बेहतरी आए? देखें, इस वक्त सबसे पहला तो मैंने कहा कि माशी इस्तेकाम के लिए कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसीज़ हैं। ऐसी पॉलिसी कोई ना हो जिसमें यू टर्न हो, उसमें सरमायाकार जो है वो बिल्कुल भाग जाता है। तो पहली कंसिस्टेंट ऑफ पॉलिसियों को तसलसल करें। दूसरे, आपने जो प्रायोरिटी सेक्टर इख्तियार किए हैं उसमें आप वो तमाम रिफॉर्म्स लाएं कि उन पे सरमायाकारों का तवज्जो हो। प्रायोरिटी वो सरमायाकार की भी बने, हुकूमत की प्रायोरिटी सिर्फ ना बने, सरमायाकार की भी प्रायोरिटी बने। और फिर जो है एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अभी मैं मोरक्को से परसों आया हूँ, हमने वहाँ बिरयानी फेस्टिवल किया था, उसमें पाकिस्तानी राइस की मुख्तलिफ किस्में मुतारिफ कराई। आपके 92 के भी यूरोप के जो थे वो आए हुए थे ब्यूरो चीफ, उन्होंने कवरेज किया। उसमें आप हैरान रह गए कि इतने ऑर्डर मिले हैं अफ्रीकन ममालिक से। पाकिस्तानी जो राइस के वहां पे गए हुए थे एक्सपोर्टर, कि मैं अंदाजा नहीं लगा सकता था। हमारे एम्बेसडर साहब ने, इश्तियाक बेग साहब जो ऑनरी कौंसल जनरल है मोरक्को के, उन्होंने इन चीजों का एहतमाम किया था। तो हमें अब यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट से निकल के अफ्रीकन मार्केट को लुक अफ्रीका की पॉलिसी के तहत देखना होगा और वहाँ बहुत पोटेंशियल है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी जो है ना इस्लाह की है, हमारी रहनुमाई की है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शराज, यहाँ पर हमारी ख़वातीन का जो एक होता है ना, उनका होता है, उन्हें जानने की उनमें होता है कि सोने की कीमतों के आजकल क्या रेट्स हैं, क्या सोना किस तरह से जो है मार्केट में सेल हो रहा है। तो ज़रा हमारे व्यूवर्स को, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन हैं, उनको बताइएगा और डॉलर के हवाले से भी बताइएगा कि डॉलर कहाँ पर खड़ा है और कहाँ ट्रेड कर रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 154 रुपये 98 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर गुज़िश्ता 3 रोज से 154 रुपये 50 पैसे और 70 पैसे की सतह पर जो है ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। कोई बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मुल्क के जो ज़र मुबादला ज़खायर है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। ADB की जानिब से जो अमाउंट पे की गई है उसकी वजह से ज़र मुबादला कर गए, तो स्टेबल नज़र आ रहा है। इसी वजह से जब डॉलर की कदर में स्टेबिलिटी देखी गई है तो सोने की कीमतों में भी जो है इसके असरात हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स पर जो है सारा रिलाय करता है और डॉलर की उतार चढ़ाव पर सोने की कीमत का तयन किया जाता है। इस वक्त मार्केट में फी तोला सोना 84,450 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि 10 ग्राम सोना 72,000 रुपए की सतह पर गुज़िश्ता कई दिनों से बरकरार देखा जा रहा है। कोई बड़ा चेंज नजर नहीं आया। 100 से 150 रुपए 200 रुपए का फर्क हमें रेगुलरली मार्केट में नजर आ रहा है, लेकिन
लेकिन क्योंकि डॉलर की कदर स्टेबिलिटी की तरफ राग़िब है तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में भी कोई बहुत बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आया और फ़ी तोला सोना 84,000 जबकि 10 ग्राम सोना 72,000 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शराज आपका भी। तो नाज़रीन, यहाँ पर देखा जाए तो मईशत में तो बेखबरें हमें आए रोज़ आ रही हैं कि स्टेबिलिटी है, डॉलर की भी जो अगर देखा जाए तो कीमत मुस्तहकम है, सोने की भी। तो इन तमाम चीज़ों में आम आदमी को भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो आम आदमी की बात करते हैं कि तमाम चीज़ें अगर बेहतर हो रही हैं तो आम आदमी को फ़ायदा कब मिलेगा। यहाँ पर लेने एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक और अहम मौजू है जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। आखिर इंसान दोस्ती क्या है, उसकी हुदूद क्या हैं, और मुआशरे में मौजूद गरीब और नादार अफराद जिस कसम पुरसी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम भी उसकी ज़िम्मेदार तो नहीं है? जबकि इसके साथ साथ मुआशरे में बढ़ती हुई बेचैनी, गुस्से की फ़ज़ा पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम आखिर इस बर्दाश्त को, किस तरह से अदम बर्दाश्त जो है वो पैदा हो जाती है और इसको कैसे ख़त्म करना है। तफसीलन बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं बीना गोवंदी साहिबा, मुसन्निफ़ा हैं, अदीबा हैं। अक्सर आप सुबह सवेरे पाकिस्तान के सेट पर इनको देखते हैं, बड़े अहम मौज़ूआत पर आप गुफ्तगू भी करती हैं। बहुत शुक्रिया बीना साहिबा आपके वक्त का। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है सोशल वर्कर हैं आसिमा फरहाद। आसमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। और इनके साथ जो है हमें इस्लामी स्कॉलर हैं डॉक्टर मुजाहिद अहमद, आपने भी ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजाहिद अहमद। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है माइंड साइंस एक्सपर्ट है डॉक्टर इमरान, जिनको आप बारहा हम सबकी रहनुमाई करते देख सकते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान के तवस्सुल से ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान आपके वक्त का भी। थैंक यू। बीना साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने बेसिक राइट से ही महरूम हैं, उनको उनके बेसिक्स राइट्स ही नहीं दिए जा रहे, बड़ी उनकी जो ज़िंदगी कसम पुरसी में अपनी हालत में वो गुजार रहे हैं। आखिर इन तमाम चीज़ों की रीज़न क्या है, क्या वजह है? ये बहुत अच्छा, आज बल्कि मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लगा। मैं अपने सारे सुनने वाले और देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ, इसलिए चूँकि आज हम सब इस टॉपिक में शामिल हैं, हम चूँकि सब जिम्मेदार हैं इस माशरे की, इस सूरत हाल के जो अदम तवाज़ुन है हमारे माशरे में, माशी, समाजी और तालीमी हर लिहाज से। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं हमारे लिए सोचने की। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस वक्त दुनिया में, जो पूरे दुनिया में जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, उसमें हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गुर्बत की डेफिनेशन डिफरेंट है वेस्ट और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत। चूँकि हमारे यहाँ जो गरीब है वो वहाँ का, यानी यहाँ का जो अमीर है वो वहाँ के गरीब से उसे सारी सहूलतें वो मिल रही हैं। अब यहाँ का जो हमारा मुतवस्सित तबका है, जो मिडिल क्लास है, वो वहाँ के गरीब जैसा है। अब लेकिन हमें चूँकि अपने सोल्यूशन की तरफ आना है और अपने ही मसाइल को देखना है, तो इसमें यह है कि गरीब हमारा 40% हमारी जो कौम है वो पुअर लाइन, जो हमारी पॉवर्टी लाइन पे है। अच्छा, अब हमारे पास वो जो बाकी 60% है, क्या वो लोग भी उस लाइन से जो ऊपर हैं वो कहाँ पे पहुँचे हैं? अब उसमें भी यकीन माने कि 10% लोग ऐसे हैं जो कि हमारी उस गुर्बत की लाइन को मीट ना करने के लिए एफर्ट करते हैं। अब ये यहाँ पे जिद्दोजहद 2-3 माशरों, एक माशरे के अंदर 2-3 तहों में आ गई। अब जब यहाँ पे आ गई तो इसकी सूरत हाल हम आगे जाके इसको जब एक्सप्लोर मज़ीद करेंगे तो देखेंगे। लेकिन ये बात है कि यहाँ पे हमें बेसिक नीड्स के लिए, अपनी बेसिक जो हमारी, यानी हमारे ज़िंदा रहने के लिए हमें खुद नोशों में खुराक चाहिए। हमारे यहाँ लोग ऐसे भी हैं कि जो दिन में एक वक्त का खाना खाने से भी तरसते हैं, यकीन माने। बल्कि मैंने कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेतहाशा खाने को ज़ाया भी करते, मतलब ज़ाया करते, वेस्ट करना वो तो एक अलग बात है। अभी जैसे पानी की बोतल थी, मैं भी वहाँ पी रही थी, तो मैंने कहा प्लीज़ मेरी वो बोतल मैंने आधी पी हुई है, वापस लाइए। ये हमें इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदे को अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना और इसकी डिवीजन, ये खाली हमें देखें, मैं ये नहीं कहती चैरिटी देने से, हम कभी भी चैरिटी देने से हम पॉवर्टी को कम नहीं कर सकते। हमें रिसोर्सेज को पैदा करना है।
बिल्कुल। हम जब जो भी कॉम एक्चुअली चैरिटी जो है वो पॉवर्टी को बढ़ाती है, ये एक रिसर्च है और दिस इज रियली फैक्ट, क्योंकि आप उनको काम करने से दूर रख रहे हैं। हाँ। हमें एक्चुअली उनके लिए ऐसे ज़राए पैदा करें कि वो काम कर सकें। उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी चाहिए, उनके लिए काम करना। और देखें, गरीब को हम कहते हैं काम करो, जाके खैरात मांगते हो। अरे आप उनको काम पैदा तो करें, ज़राए तो पैदा करें, उनको उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उनको काम करने के तरीके दें। और जबकि अमीर जो है मजीद अमीर इसलिए होता जाता है कि उसके लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे वो अपने लिए रास्ते बना लेता है, क्योंकि आप जब इज्जत नफ्स ही नहीं दे रहे तो आप फिर क्या दे रहे हैं? गरीब के से आप रोटी भी छीन रहे हैं, गरीब से आप तालीम छीन रहे हैं, गरीब से आप मकाम छीन रहे हैं, और सेकंड बात ये है उससे इज़्ज़त नफ्स भी छीन रहे हैं। तो फिर वो तशद्दुद और जो अदम ताउन जो वो एक माशरे में एक हमें पैदा होता नज़र आता है कि अमीर और गरीब का वो जो फासला है वो बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। तो वो इसी वजह से बढ़ता है क्योंकि वो पूरा निज़ाम जो है, और ये खाली सिर्फ हुकूमतें नहीं, हम ब्लेम करेंगे, एक ये हुकूमत नहीं कर सकती, कोई हुकूमत नहीं कर सकती। ये हमें समाजी तौर पे कारकुन बन के हर शहरी को ये करना पड़ेगा, इसका एहसास बुलंद करना पड़ेगा, जिम्मेदारी का। और इसमें जो हमारा देखें, इसमें हमें सबसे पहले ज़कात, हमारे इस्लामी तरीके से हमें ज़कात का एक हुक्म था, और वो ही है वो उन माशरों में हुकूमतें अमीर हैं, क्योंकि वो हुकूमतें इसलिए अमीर हैं कि हर शख्स अपना फ़र्ज समझ के टैक्स देता है। बिल्कुल ऐसे जब हम हर शख्स अपना टैक्स पे करेगा, खाली ये टैक्स नहीं, हम जैसे हम अशाए खुर्द नोश पे भी वहाँ पे टैक्स नहीं है, ठीक है, बाहर की दुनिया में जो जो डेवलप मुल्क है वहाँ नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों में इतना टैक्स है। अच्छा, जब आप एक 60% की एक चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर 60% टैक्सेस हैं, वो ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी पहुंच से, एक मिडिल क्लास की पहुंच से भी दूर है। अब यहाँ पे सारे गरीब के लिए भी वही टैक्स है, अमीर के लिए भी वही टैक्स है, तो फिर कितनी प्रॉब्लम है। तभी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों को जो है ना, ज़राए पैदा करने, ताकि वो लोग गिनी कोफिशिएंट जो होता है, वो जो गिनी कोफिशिएंट है जो कि वो बनाया था इटालियंस ने, एक इंडेक्स कैसे बनेगा हमारा, कि उसके ऊपर फिर हम काम करेंगे, लेकिन उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर इमरान, इर्द गिर्द के जो लोग हैं बहुत सी तकालीफ और मसाइल का शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार तो नहीं हैं? किस तरह जिम्मेदार है मैं बता देता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है कि उस बस्ती में अल्लाह की हिफाजत का जिम्मा ख़त्म हो गया जिसका पड़ोसी भूखा सोया। तो अगर मेरा पड़ोसी भूखा है और मैं अपने घर में बेहिसाब इबादत कर रहा हूँ, तो उस बस्ती की हलाकत जो है वो अल्लाह की जो है वो मशीयत का तकाजा है कि वो इसलिए नहीं बच जाएगा कि मैं अपने घर के अंदर इबादत कर रहा हूँ और मुझे ये ख्याल नहीं है कि मेरा पड़ोसी भूखा है। और पड़ोस जो है वो पड़ोस सिर्फ वो नहीं होता जो मेरे घर के बराबर में रहता है, जिसके साथ मैं काम करता हूँ वो भी मेरा पड़ोस होता है, जिस बस में मैं बैठा हूँ मेरे बराबर में जो बंदा बैठा है वो भी मेरा पड़ोस होता है। इसका मतलब है वो शख्स, इंसान जो आपसे करीब है, चाहे थोड़ी देर के लिए चाहे दूर के लिए, अगर आपको उसका एहसास नहीं है, उसका इदराक नहीं है, उसकी फ़िक्र नहीं है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को आपकी भी कोई फ़िक्र नहीं है। ये तो मैंने एक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये कि मैं ज़ाहिर नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ, मैं आपको नफ्सियाती पहलू से ही बताऊँगा कि मैं और आप जो भी तगोदो करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, जद्दोजहद, 8 अरब लोग जो भी दुनिया के अंदर तगोदो कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट जो मकसद है वो ये है कि उनको खुशी, सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाए। वो मादा के परस्ती के अंदर भी सुकून, खुशी और इत्मीनान ही हासिल कर रहे होते हैं, तालीम में भी यही हासिल कर रहे होते हैं, चाहे वो घर बना रहे हों, रिश्ते बना रहे हों, जो भी कुछ वो खा रहे हों, पी रहे हों, ताल्लुक़ कायम कर रहे हों, उनको अल्टीमेट जो आखिरी मकसद है वो ये होता है कि वो एक जज्बा जिसको हम खुशी, सुकून और इत्मीनान कहते हैं वो हासिल हो जाए। तो अगर ये सारी दुनिया खुशी, सुकून और इत्मीनान के पीछे भाग रही है तो फिर ये इसका एक इंडेक्स भी है। और बड़ा इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, सरप्राइज में करने के लिए आपको ये कह रहा हूँ कि जब ये खुश मुल्क यानी वो ममालिक जिनके रहने वाले अपने आप को खुशी, सुकून और इत्मीनान के इंडेक्स पे हासिल करते हैं या खुशी हासिल करते हैं, उस 10 ममालिक की लिस्ट के अंदर एक मुल्क है जिसका नाम है भूटान, जो कि एक गरीब तरीन मुल्क है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जनाब ये भूटान जैसा मुल्क जो है वो एक कैसे खुशी के इंडेक्स के अंदर शामिल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि जहाँ पे माशी आसूदगी नहीं होगी, जहाँ पे इनकम अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, वहाँ पर ये परेशानियाँ ज़रूर होंगी। लेकिन क्या ये सिर्फ माशी आसूदगी हो जाना खुशी, सुकून और इत्मीनान का बाइस है?
क्या ये किसी और की मेहनत के लिए मेहनत करना और उस खुशी में उस खुशी के साथ मिल जाना, क्या ये भी कोई फैक्टर होता है? ये सवालात है ना, ये सोचना चाहिए कि जी सारा कुछ हासिल करने के बाद भी बहुत सारे लोग क्यों बेसुकून हैं, क्यों बेइत्मीनान हैं, क्यों नाखुश हैं, जिनके यहाँ इतनी अबेंडेंस है, जिनके यहाँ बरस रहा है, वो क्यों अपनी जिंदगी इतनी खुशहाली से जो है वो नहीं गुजार रहे? तो ऐसा तो हमें नहीं नजर आ रहा कि खाली गरीब जो है वो बेसुकून और बेइत्मीनान है। हम तो ये देख रहे हैं कि बहुत अमीर भी बेसुकून है। तो इसका मतलब है कि जरूर, और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई चीज मिसिंग हो रही है, और जो मिसिंग हो रही है वो है क़नाअत, वो है तवक्कुल, और वो है किसी दूसरे की मदद के साथ जो खुशी का एहसास होता है, जो वो जिसके जज्बात आप बेहतर कर रहे होते हैं और आपके जज्बात भी उसके साथ बेहतर हो रहे होते हैं। बिल्कुल, हमारे में जज्बा नहीं है कि दूसरों की मदद करें, हमने यही जज्बा पैदा करना है कि लोगों की मदद करें, क्योंकि आज की अच्छी बात भी हमारी यही थी। हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि आज आपने अपने अंदर जज्बा पैदा करना है कि आप दूसरों की मदद कर सकें। डॉक्टर मुजाहिद, जिस तरह से की जाए हम सहूलियात से जो महरूमी होती है, कोई लोगों को गरीबी है, क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई इम्तिहान भी होता है उन लोगों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा मौजू जो है आपने चुना है और उसका इंतखाब किया है, और मुआशरे की बड़ी सख्त इस वक्त ज़रूरत है कि इस मौजू पर बात की जाए, और इसके मुताबिक जो है जो माहिरीन नफ्सियात या इस्लाम की रोशनी में हम बयान करेंगे, उस पर अमल करने की हम भी कोशिश करें, बाकी लोग भी करें। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मुत्तकीन वो हैं जो अल्लाह के दिए में से देते हैं। यहाँ मैं एक बड़ी अहम बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि सिर्फ़ जो है रिज़्क़ के मतलब रिज़्क़ का ये है जो माल है और दौलत है, और उसके साथ मदद करना ही मदद है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मदद की बहुत सी किस्में हैं। पहले रिस्क का मैं मतलब अर्ज कर दूं कि रिस्क का मतलब है नेमत। बिल्कुल। तो मतलब अब आयत का ये बना कि मुत्तकी वो है, परहेजगार वो है, अल्लाह ताला के नज़दीक वो है जो अल्लाह ताला की नेमतों को दूसरे लोगों पर खर्च करता है। बिल्कुल। चाहे वो नेमत हो दौलत की, उसको दूसरों पर खर्च करना, और चाहे वो नेमत हो इल्म की, उसको दूसरों पर खर्च करना। और अगर आपके पास ऐसे अल्फाज हैं कि आप किसी की तसल्ली का सामान कर सकते हैं, तो उस वक्त वो अल्फाज बोलें। लाजमी नहीं कि आप दौलत के साथ और पैसे के साथ और अगर आपके पास और हर शख्स ये कर भी नहीं सकता। देना सीखें, दूसरों को इज्जत भी देनी हर शख्स ये कर भी नहीं सकता। हर शख्स को अल्लाह ताला ने वुसअत नहीं दी हुई माली हवाले से, ये उसका निज़ाम है। लेकिन हर शख्स को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी हुई है, कोई ना कोई सलाहियत उसके पास है। जो भी सलाहियत अल्लाह ताला ने उसे अता की है, चाहे वो इल्म की है या दौलत के साथ अता की है, उसके पास ऐसे अल्फाज हैं जिसकी वजह से किसी की ढारस बंधा सकता है, तो बंधवाना चाहिए। और यही तकवा है, यही ईमान है, यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो ये जो दर्द है, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि वो शख्स बदकिस्मत है जिसके दिल में रहम का जज्बा नहीं है। तो यहाँ से ये भी मालूम हुआ, जैसा कि मोहतरमा बेबी फरमा रही थी, कि चैरिटी तो बहुत अच्छी चीज़ है, खैरात करना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन इस्लाम ने भीख मांगने की खास तौर पर हौसला शिकनी की है। बिल्कुल। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, उसने मांगा, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास घर में कुछ है? उसने कहा जी ये चीज़ें हैं। तो आपने फरमाया जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जायद हैं, इनको बेचो और उससे कुल्हाड़ा खरीदो। सही। और जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काटो। 2-4 दिन बाद वो आया तो बड़ा आसूदा हाल था। तो असल चीज ये है कि जो मुआश के ज़राए पैदा किए जाएं, चाहिए आप कोई ज़राए जो ये भी मदद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्ती तौर पे मदद नहीं फरमाई, उसकी दायमी और हमेशा की मदद फरमा दी। उसको सुकून हो गया, एक दफा उसको अता फरमाते दोबारा फिर वो जी सारी जिंदगी के लिए उसको सुकून दे दिया। तो असल चीज ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं, जैसा कि डॉक्टर इमरान जिक्र फरमा रहे थे, अगर खुश रहना चाहते हैं तो फिर दूसरों को खुश करना सीखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी मुसलमान भाई के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करता है। और जो किसी की मदद कर रहा होता है, अल्लाह ताला उसकी मदद में होता है जब तक वो मदद कर रहा होता है। अगर एक शख्स जो है किसी नाबीना को सड़क को अबूर करवा रहा है और उसका बूढ़ा वालिद किसी अस्पताल में खड़ा हुआ है, बीमार है और बहुत लंबी लाइन है, कोई शख्स आता है जी आप आगे तशरीफ ले आए, मेरी जगह पे आ जाएं, तो वो शख्स जो है वो कहते हैं कि जी किसी ने कहा फरिश्ता है, तो उसका किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसने कहा फरिश्ता नहीं, वो आप ही हैं।
वहाँ आप सड़क जो अबूर करवा रहे थे तो वो गोया कि आप ही यहाँ आ गए, क्योंकि आप वहाँ किसी की मदद कर रहे थे, अल्लाह ताला ने आपके वालिद के लिए या आपके इसकी फैमिली मेंबर के लिए उसका इंतजाम कर दिया। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें खुशी हासिल हो और हम आसानी में रहें, तो हमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना और दूसरों के लिए खुशियों का सबब हमें खुद बनना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए आसमा साहिबा, एक आम इंसान की बात की जाए, वो किस तरह से गरीब नादार अफराद की खिदमत कर सकता है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह की डिबेट होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि हम कलेक्टिवली हम सब बहुत चैरिटेबल हैं, जज्बा एहसास हम सब में है, इनको सिर्फ चैनलाइज करना ज़रूरी है। आप ये देखिएगा कि हर सिग्नल के ऊपर अगर कोई भिखारी खड़ा होता है तो उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना। बिल्कुल। जो वो रोज आके वहाँ पे खड़ा होता है, किसी उम्मीद पे आके खड़ा होता है, वो चाहे लोग थोड़ा थोड़ा सा उनको देते हैं, लेकिन रात तक शाम तक उनकी, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी के साथ भी डील कर रही हूँ तो मुझे पता है कि वो आगे भी बताते हैं हमें, तो उनका कुछ ना कुछ उनके पास इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी है वो चैरिटेबल है, वो वार्म है, वो एहसास रखती है, लेकिन मसला वहाँ पे आ जाता है कि हम इसको चैनलाइज नहीं कर पाते हैं। तो आम इंसान की कैपेसिटी में अगर पैसा देना ही है तो ठीक है, लेकिन उसको अगर थ्रू प्रॉपर चैनल लेकर आए तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। फिर इसके बाद ये है कि अगर आपके पास एहसास है तो सिर्फ ये नहीं है कि आप मॉनिटरली ही हेल्प करते हैं। जैसे मैडम ने भी बात की है, डॉक्टर साहब ने भी बात की थी कि हम उनको एक वार्मथ है, एक कंपैशन है, अगर हम उनको दे देते हैं। आप यकीन करें, सिग्नल्स के ऊपर जो ये भीख मांग रहे होते हैं या किसी भी गरीब बंदे को, वैसे भी अगर हम उसको एक स्माइल भी देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और सो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी पैसों से ही उनकी मदद करते हैं। हम उनके पास अगर बैठ के उनकी कुछ 5 मिनट उनकी बात भी सुन लेते हैं तो वो भी उनकी मदद है। और बल्कि ये उनके लिए एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में उनके भी जज्बात होते हैं, उनके भी एहसासात होते हैं। स्पेशली जो बच्चे हैं वो हमारी काइंडनेस के मुस्तहिक हैं, उनको ये एक हमारे से मोहब्बत चाहिए है, वो डिज़र्व करते हैं। और हम लोगों को हाँ ये है कि उनकी थोड़ी सी अपीयरेंस ऐसी होती है, हाइजीन नहीं होती है, हम लोग थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस इसलिए भी रख लेते हैं, या मतलब वो हम उनको उस तरह से कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये डिफरेंसेस को हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, अबूर करना चाहिए, और उनसे हमें कंपैशन, एहसास, ये सारी चीज़ें हमें इन पर्सन उनको शो करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल को ये लगे कि मेरे साथ कोई है नहीं। तो अगर हम उनकी माली इमदाद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। हर तरह से उनकी मदद करनी है, ना सिर्फ पैसों के लिहाज से, बल्कि हमने उनको खुशी भी देनी है, सोशल इमोशनल सपोर्ट, जज्बात को समझना भी है। बिल्कुल। वेलकम बैक। नाज़रीन, इंसान दोस्ती क्या है, अपने अंदर इंसान दोस्ती का जज्बा पैदा करना कितना ज़रूरी है, और इस मुआशरे को खूबसूरत हमने कैसे बनाना है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर इमरान, गुर्बत, मायूसी, फ़िक्र मौश, एहसास महरूमी, महंगाई और ऐसी दीगर चीज़ें इंसानी नफ्सियात पर किस तरह से असरअंदाज होती हैं। बहसीयत शहरी अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की अगर हम तकलीफ़ की बात करें, उनके मसाइल की बात करें, तो उसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इंडिविजुअली बात करें, कैसे किरदार अदा कर सकते हैं हम लोग? देखिए, हल जो है वो तो दरबार मदीना ने से बहुत अच्छा आया। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का फरमान है कि जब तंगदस्ती, मुफलिसी, गुर्बत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लो। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि शायद जब हमारे पास बहुत पैसे होंगे तो हम ज़कात देंगे, हमारे पास पैसे होंगे तो हम फितरा देंगे, खैरात करेंगे। अगर जब हमारे पास पैसे होंगे, और अगर हमारे पैसे नहीं होंगे तो हम ये काम नहीं करेंगे। एक तो खाली पैसे की बात हो गई, बाकी दूसरी जो मेरी नेमतें हैं, वक्त है, सलाहियतें हैं, वो जब दूंगा जब मेरे पास होंगी। जबकि आप क्या फरमा रहे हैं कि जब गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलिसी हद से ज़्यादा बढ़ जाए उस वक्त सदका करो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 2 वक्त का खाना है और मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल है, तो अगर मैं उस वक्त अगर 1 वक्त का खाना भी मैं सदका दे दूं। आप जरा सोचें, ये जो ट्रेंड है ना कि मैं 16 घंटे का जब रोजा रख सकता हूं तो मैं अपनी उस वक्त की भूख में किसी की भूख शेयर कर सकता हूं। तो अगर मेरे आज के वक्त की जो करेंसी है वो वक्त है, टाइम है, तो क्या मैं ये टाइम दे सकता हूं? क्या मैं किसी की तसल्ली और तशफ़ी कर सकता हूं?
तो जब तक मैं अपना ये माइंडसेट चेंज नहीं करूंगा ना कि मैं अपने आप से जब तक बाहर नहीं निकलूंगा, और मैं अपने आप से जब बाहर निकलूंगा मेरी बहन, जब मैं किसी शुक्र की मंजिल के ऊपर आऊंगा, जब मैं शुक्र वो करना शुरू करूंगा जब मेरे पास मौजूद क्या क्या है। घर में फ्रिज होने का मतलब क्या है कि आज का रिस्क भी मेरे पास मौजूद है और कल के आने वाला रिस्क भी अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया है कि मैंने महफूज कर लिया है। और अब मैं ये कह रहा हूं कि जी टमाटर महंगे हो गए हैं, आगे क्या होगा, ये नाशुक्री नहीं है? बिल्कुल। अगर मेरे पास अपने तन ढांपने के बाद भी मजीद कपड़े मौजूद हैं, अगर मेरे पास पैरों में चप्पल पहनने के बावजूद भी मजीद चप्पलें और जूते मौजूद हैं, तो क्या ये मेरी जरूरत से ज्यादा नहीं है? क्या इसके ऊपर किसी दूसरे का हक नहीं है? अगर मैं ये सब तक ये नहीं समझूंगा कि मेरे पास जो कुछ दिया है वो अल्लाह का दिया हुआ है, नंबर एक, और जो भी मेरी जरूरत से ज्यादा है वो किसी दूसरे का हक है। तो अगर मैंने अपनी जरूरत से ज्यादा अपने पास रखा और दूसरे तक नहीं पहुंचाया, तो मैंने इसका मतलब है किसी की हक तलफी की है। बिल्कुल, ये कुदरत का निजाम बड़ा बैलेंस चलता है। ऐसा कैसे मुमकिन होगा कि मैं किसी की हक तलफी करूं और मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए? मैं बार बार इन दो चीजों को इसलिए नफ्सियात की पहलू से अलग अलग कर रहा हूं कि ये जो मादियत की जो हमारे पास अशिया होती हैं, ये सुकून का बाइस लाजमी नहीं हो। मेरे पास ये सारी चीजें मौजूद होने के बाद जरूरी नहीं है कि मैंने सारा कुछ अपने पास रख लिया, मैंने किसी जरूरतमंद को नहीं पहुंचाया, उसके बावजूद मुझे कोई खुशी हासिल हो जाएगी, इत्मीनान हासिल हो जाएगा, सुकून हासिल हो जाएगा। आप देख तो रहे हैं, रोज आप ही का चैनल्स होते हैं, दिखा तो रहे हैं जिनके पास बहुत कुछ है वो किस हालत में, उनकी सेहत क्या है, उनकी जिस्मानी सेहत क्या है, उनकी ज़हनी सेहत क्या है, उनकी इखलाकी सेहत क्या है, उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि उनकी जज्बाती जो है वो कैफियत क्या है, उनकी ज़हनी कैफियत क्या है। आप देख तो रहे जिनके पास सब कुछ है उनकी हालत क्या है, ये दुनिया देख तो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसी के लिए दगो-दग कर रहे हैं, उसी हलाल और हराम की फिक्र के बगैर उसी के लिए जो वो भाग रहे हैं। जब सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गरीब को इतना अमीर बना दिया, ये कहकर के अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है, तो इसका मतलब है कि अगर एक गरीब भी दूसरे गरीब के लिए मुस्कुराता है तो वो भी सदका दे रहा होता है। और सदका जो है रिवायत बताती है अल्लाह तबारक व तआला अपने ऊपर कर्ज समझते हैं और उसको वापस लौटा देते हैं। तो आप अंदाजा ये करें कि जब तक हम इस माइंड सेट से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक उस बेचारगी पे रहेंगे, विक्टिम के ऊपर रहेंगे, हमारे पास नहीं है हम मांगते रहेंगे, जब तक इस माइंड सेट को चेंज नहीं करेंगे, हम यही शिकवे शिकायत जो है वो करते रहेंगे कि गरीब का इस्तेसाल हो रहा है। अरे भाई, मेरी पूरी हमदर्दी है गरीब के साथ, लेकिन आप किसी गरीब के साथ इंटरेक्शन देख लीजिए, आप किसी गरीब से गुफ्तगू करते हुए देख लीजिए, अगर किसी गरीब और गरीब की हम आहंगी देख लीजिए। आप एक चपड़ासी का स्टूल पे जो बैठा है ना, अगर वो कोई आ रहा हो कमरे में आने के लिए, एक अमीर आ रहा हो, एक गरीब आ रहा हो, आप उसका रवैया सिर्फ देख लीजिए। बैठा हुआ चपड़ासी एक दूसरे गरीब के साथ क्या रवैया रखता है, उससे आपको पता लग जाएगा कि कितना जज्बा है हमारा कि हम अमीर और गरीब का ये जो फर्क बताते हैं, अमीरी और गरीबी मेरे जहन में है, अमीरी और गरीबी मेरे दिल में है, अमीरी और गरीबी मेरे जज्बात, बेसिकली फर्क को हमें इसको खत्म करना है। हम गरीब को गरीब हम खुद बनाते हैं, वैसे वो पैदाइशी गरीब नहीं होता है। डॉक्टर मुजाहिद, हम लोगों की मदद किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हमारे अस्लाफ ने, हमारे बुजुर्ग ने मदद की उस दौर में, हमें आज के दौर में किस तरह से लोगों की मदद करनी है? जी, सबसे पहले तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल मैं यहाँ पेश करना चाहूँगा कि जब आप खलीफा बने तो आपने फरमाया कि मेरी तनख्वाह और मुआवजा उतना ही होगा जितना एक मज़दूर का है। किसी ने कहा कि अगर आप उस मज़दूर के मुआवजे में अपना गुजारा ना कर सके तो आपने फरमाया मैं मज़दूर की मज़दूरी बढ़ा दूँगा। और हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ लोगों की खिदमत करने के लिए जाया करता था, तो एक बुढ़िया के मैं घर में गया तो वहाँ सारा कुछ बड़ा मैनेज्ड है और सफाई सुथराई के साथ रखा हुआ है, हालांकि वो बहुत बूढ़ी खातून है, वो तो नहीं कर सकती। बड़ा परेशान हुआ तो मैंने पूछा कि ये कौन करता है। उसने कहा कि कोई शख्स आता है फजर से पहले ये सारे मामलात करके जाता है। तो कहते हैं मैं फजर से पहले पहुंचा तो देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो खलीफा हैं वो आ रहे हैं और उस घर की सफाई सुथराई कर रहे हैं। और कई घरों में आप जो हैं वो बकरियों का दूध जो है धो कर दिया करते हैं। और जब आप खलीफा बन गए तो एक बच्ची कहने लगी आप खलीफा बन गए, हमारी बकरियों का दूध कौन धोएगा? तो आपने फरमाया खलीफा बन गया हूँ, अब तो जिम्मेदारी और बढ़ गई, अब भी मैं ही धोऊंगा। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है कि गुरूब आफ्ताब के बाद उनके घर एक शख्स आया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आ रही थी, अपनी बीवी से फरमा रहे थे कि ये जो चराग की बत्ती है इसको ज़्यादा मोटा क्यों रखा हुआ है, इसको ज़रा बारीक करो, तेल जो है ज़्यादा जलता है।
तो वो शख्स तो मांगने के लिए आया था, सवाल के लिए आया था। उसने कहा इन्होंने मुझे क्या अता करना है, ये तो चिराग की बत्ती के लिए अपनी बीवी से उलझ रहे हैं। फिर भी ख्याल आया चलें बात करके देखता हूँ। दस्तक दी तो आप बाहर तशरीफ़ लाए। उसने अपनी हाजत जो है अर्ज़ की, आपने उसका हाथ पकड़ा और अपना गोदाम जहाँ पे बहुत सा तजारती माल पड़ा था वहाँ ले गए और उसको फरमाया कि ये सारा माल तुम्हारा हुआ। बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा एक तरफ चिराग की बत्ती के मोटा होने पर उलझ रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे का पूरा गोदाम मुझे दे दिया। बड़ा तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया कि वहां पर जहां उलझ रहा था एहतिसाब का खौफ था कि कहीं फजूल खर्ची ना हो जाए, तो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दूंगा। और यहां पर अजर का जो है वो उम्मीद है, अजर की उम्मीद है कि मैं आपको दूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अजर अता करेगा। तो ये चीज़ है कि हम अपनी ज़रूरियात पर दूसरे की ज़रूरियात को तरजीह दें तो सारे मामले हमारे हल हो जाएं। सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाया करते थे कि मैं बड़ा सोचता हूँ, सोच विचार करता हूँ कि अल्लाह ताला की दो नेमतों में से मुझ पर बड़ी नेमत कौन सी है। वो नेमत बड़ी है कि जब कोई उम्मीद लगाकर मेरे पास आता है, या वो नेमत बड़ी है कि जब अल्लाह मुझे तौफीक देता है कि मैं उसकी उम्मीद के मुताबिक उसकी ज़रूरत जो है पूरी कर देता हूँ। आपने फरमाया कि अगर ज़मीनों आसमान को भर कर मुझे सोना दिया जाए वो कम है, और उससे ज़्यादा मुझे अजीज़ वो है कि मैं अपने किसी ज़रूरतमंद भाई की मदद कर दूँ। तो असल चीज़ ये जो हमारे असलाफ ने हमें नमूना दिया, इसी तरह सूफिया कराम का देख लें, उनके अलकाबात को देख लें, गौसे आज़म फरियाद को पहुँचने वाला, गरीब नवाज गरीबों को नवाजने वाला, दाता अता करने वाला, गंज बख्श खजाने देने वाला, तो उनके यहाँ भी यही नमूना मिलता है। और वो हर तरह की मदद किया करते थे और हर तरह से जो है वो अखलाकी तौर पर भी मदद किया करते थे और उनकी कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नवाजा जाए। आज हमारा अलमिया ये है कि हम दूसरों को ज़हनी तौर पर अजियत में मुब्तला रखते हैं। मिसाल देता हूँ, रोड पे जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में हैं, किसी की बाइक ख़राब हो गई, अब हारन बजा रहे हैं, हालांकि देख रहे हैं कि उस बाइक ख़राब हो गई है, थोड़ा ज़रा इंतज़ार कर लें, तो ये भी एक तरह की मदद है कि हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। घर में गया, बेल दी, कोई बाहर नहीं आया, बार बार बेल बजा रहे हैं, कोई अंदर काम ज़रूरी कर रहा हो, जरा इंतज़ार कर लें। अगर कपड़े सही प्रेस नहीं हुए तो घर वालों पर जो है चढ़ाई कर दी कि ये प्रेस क्यों नहीं हुए, ये नहीं कि खुद कर लें, या प्यार मोहब्बत के साथ समझा दें। खाने में नमक मिर्च कम हो गया, उसके लिए लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तो ये ज़हनी जो हम अजियत दे रहे हैं, दूसरे के जज्बात का ख्याल ही रख रहे, दूसरों की जज्बाती तौर पे भी मदद करनी चाहिए, अखलाकी तौर पे भी मदद करनी चाहिए, इल्मी तौर पर भी मदद करनी चाहिए, और माली तौर पर जितनी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है मदद करनी चाहिए। जो अपने भाई की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। जैसे मुजाहिद साहब ने भी कहा है कि गुस्सा करते हैं और हमारे में बर्दाश्त नहीं रही है। अगर कोई बाइक ख़राब हो गई है तो हम हॉर्न पे हॉर्न, इतनी ज़्यादा अदम बर्दाश्त, ये तमाम चीज़ें, गुस्सा, और इतना कहते हैं ना कि डिप्रेस हो जाते हैं लोग, तो फिर साथ में ऊपर से दूसरों पर गुस्सा करते हैं कि काम नहीं सही किया। अभी उन्होंने कपड़ों की प्रेस की बात की, घर वालों पर गुस्सा किया। इस तमाम चीज़ों को हमारे मुआशरे में हमें किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से हमें इंसान दोस्ती को पैदा करना है। देखिए ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि हम वाकई जब हम खुद एक जगह पे बैठे होते हैं हायर प्लेस पे, फिर हम अपने से जो कमतर हैं या अपने से सबऑर्डिनेट हैं उनको वाकई हम हकीर समझते हैं। हालांकि वो किसी वक्त भी हमारे से कोई चीज़ भी, कोई ताकत भी, बड़ी ताकत जो जिसका नाम है सुपीरियर पावर खुदा, वो हमसे ले सकता है किसी से, चूँकि अताई उसी का किया हुआ है। अभी इसी का इन्होंने बात की, लेकिन इसमें सबसे पहली बात ये है कि हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि ये जो कुछ भी है ये हमारा मनसब जो है हमें मिलना है, इसके साथ हमें इंसाफ किस तरह करना है। और चूँकि जब जितना बड़ा हमारा मनसब होता जाएगा हमें उतनी हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। अभी जैसे इन्होंने मिसाल भी दी हमारे जो असलाफ के बारे में और सारा जो बताया, उसमें वाकई ये बात है। लेकिन आज के दौर में अब हमने ये देखा कि हर शख्स ये समझता है कि मादियत जो है, जो पैसा जो है जिसके पास वो है, समझे वो स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रेंथ जो है वो कभी पैसे के साथ नहीं है, सुपीरियर समझता है। अच्छा, वो हमारे, मैंने इसलिए बात की कि अभी आप अपने टीवी प्लेस को देख लें, हमारे जब मीडिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि आज अच्छा हम ये नहीं समझते कि वो मीडिया ड्रामे जो हैं, हम सिर्फ ड्रामे उनके लिए बनाते हैं, या हम जो भी हमारे प्लेस बनते हैं बहुत अच्छे प्लेस बनते हैं, आई रियली लव इट, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आपको लेविश हायर क्लास वो दिखाते हैं, जो कि 10% लोग भी नहीं है हमारे माशरे के, वो 10% भी नहीं है जिनको आम तौर पे आम ड्रामों में जिनको दिखाया जाता है।
अच्छा वो एक गरीब घर भी दिखाएंगे तो वो भी लिपस्टिक लगी हुई, पूरा उसका पैटर्न, उसमें वो जो गरीब मेरे साथ, मैं अपने नौकरों के साथ होटल में भी जाती हूँ, खाना भी खाती हूँ, यकीन माने बड़े लोग हैरान होते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो हम बैठे, तो मैंने अपने दोनों तीनों नौकरों को साथ ले गई, 2 लड़कियां हैं वो, तो मैंने कहा तुम, और ये मैं उनको नौकर भी नहीं कहती, मैं उनको बेटा ही कहती हूँ, मतलब मैं उन्हें, यानी मैं खुद पढ़ाती हूँ वो मुझे, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ हमारे अमली तौर पे हमारे साथ ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ, हालांकि मैं कहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देती हूँ, साथ में कहती हूँ अनसा तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब मेरी जिम्मेदारी, मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया एक लेवल से, वो पहुंच गए यूनिवर्सिटी में, अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे शुरू हुई कि अब मैंने अपने कौम के बच्चों को पढ़ाना, कौम के बच्चों अगर हम ये सब ये जिम्मेदारी करें, यकीन माने कि मैं सस्ते से सस्ती, अभी इन्होंने बात की कि ये इन्होंने हमारे जो हमारे नफ्सियात हैं मेरे भी बड़े फेवरेट है, डॉक्टर इमरान ने बात की, मैं खुद उनको बहुत, हम सबकी फेवरेट है, मेरे भी बहुत फेवरेट है, तो मैं इनके प्रोग्राम सुना करती हूँ, वहाँ अमेरिका में भी सुनती थी। लेकिन मैंने ये देखा कि जब गरीब है वो तो मदद करता है, अमीर हो के अगर आप गरीबाना स्टाइल से रहें, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं, बिल्कुल आजिज़ी कोई नहीं है, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। और गरीबाना अंदाज में रहने का मतलब ये है कि आप अपने लिए कमतर चीज सिलेक्ट करें और बाकी चीजें आप गरीबों में बांट दें, से जो नीचे वाला तबका उनको बांट देना चाहिए। अब ये देखिए, यही चैरिटी, यहीं से इसको चैरिटी कहते हैं। आसमा में यही वाला नुक्ता आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि अगर देखा जाए कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा है, अमीर है, मुखय्यर हजरात हम उन्हें कहते हैं, उनका कितना हक है, कितना फर्ज है कि वो अपने से नीचे वालों की मदद करें। देखिए मेरा तो पर्सनली ये बिलीफ है कि अगर आप प्रिविलेज्ड हैं और आप समझते हैं अपने आप को कि आप प्रिविलेज्ड हैं, तो सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल। और शुक्रगुजारी का एक मुतालबा ये होता है कि आप यू गिव बैक टू सोसाइटी। तो आपने बस अगर वही तकाज़ा साहिबा ने कहा कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अब मैंने कौम के बच्चों को पढ़ाया। देखें मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, लेकिन अगर मेरी कैपेसिटी मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 300 बच्चा पढ़ रहा है, अगर मैं अपनी कैपेसिटी में एक तो बिलीव नहीं करूंगी या खुद को लिमिट कर दूंगी, तो मैं सिर्फ 3 बच्चों को ही पढ़ाना मेरी ज़िंदगी का मकसद रह जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं एफर्ट कर रही हूँ और मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, अपनी ही सोशल सर्कल को मोबिलाइज कर रही हूँ और सबकी मदद के साथ मैंने थोड़ा सा मतलब अपना स्कोप बढ़ाया है, तो कहाँ 3 बच्चे और कहाँ 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। और मतलब ये 300 बच्चे जो हैं वो 300 नस्लें हैं जो संवर रही हैं। तो हम अगर अपना थोड़ा सा हाथ पांव चला सकते हैं, और स्पेशली अगर हम प्रिविलेज्ड हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मैं समझती हूँ कि जो हमारी प्रिविलेज्ड क्लास की ख़वातीन हैं, क्योंकि वो फ़िक्र माश उन पे नहीं है, माशाल्लाह उनके घर खाना मतलब है, पैसे की भी फरावानी है, इस तरह से उनको कोई मसला नहीं है, उनके पास टाइम भी है, उनके पास प्रिविलेजेस भी हैं, तो वो क्यों नहीं इसको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर लेती हैं। और एक जो भाग दौड़ आपकी ब्रांडेड कपड़ों की और उसकी लगी हुई है वो अच्छी है, एक हद तक वो आपको सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, उसके बाद वो दौड़ है, वो कंपटीशन की एक ऐसी दौड़ है, भाग है, दौड़ में लगे हुए हैं, बिल्कुल भी नफ्सा नफ्सी के आलम, नफ्सा नफ्सी की। और ये इसलिए भी बात में करूंगी जब काम फिनिश करें। और इसमें ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपना एहसास बढ़ाते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं, तो हम अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। अगर आप मेरे से पूछो तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स हैं। हमारे घर में हमेशा माशाल्लाह दस्तरखान बहुत बड़ा लगा है माशाल्लाह, उसमें गरीब रिश्तेदार भी आ रहे हैं, उसमें अमीर रिश्तेदार भी आ रहे हैं, एक ही जगह पे बैठ के खा रहे हैं, उसमें मुलाजिम भी आ रहे हैं, पुराने मुलाजिम भी आ रहे हैं, नए मुलाजिम भी आ रहे हैं। मतलब वो यही था कि और सबको मिल के बैठ के खाना, सबको इज्जत दी जा रही है। और मैं कहती हूँ कि और आप माली इमदाद करें या ना करें, इज्जत ज़रूर दें, उनको एक वेलकम करें अपने घरों में। क्या है वो, क्या ले जाएंगे आपसे, और हर चीज़ जो माने रखती है कोई आपसे लेके नहीं जा सकता। तो वो और जितना आप शेयर करें, मेरे वालिद साहब ने हमेशा हमें यही बताया कि बेटा जो आपकी ज़रूरियात हैं अगर वो आपकी पूरी हो रही हैं तो उसके बाद आप बाकी सब सिफर है। आप जितनी मर्जी माल इकट्ठा कर लो, उसका वो आपके लिए वैल्यू ही नहीं है। और उनकी अपनी भी यही, मेरी माँ वालदा की भी, मेरे वालिद साहब की भी यही प्रैक्टिस रही है, उन्होंने हमेशा बांटा है। तो जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रही थी तो माय डैड वाज लाइक के बेटा क्या करना चाह रही हो, मैंने कहा जो आप कर रहे हैं मैं वही करना चाह रही हूँ, उसको ज़रा फॉर्मलाइज करना चाह रही हूँ। तो ही वाज वेरी हैप्पी एंड देन द फैमिली सपोर्टेड मी। ये जिस तरह की उन्होंने आपको तरबियत दी थी, आपने आगे उसी को ऊपर आपने एग्जैक्टली मतलब इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। और यही मैं चाहती हूँ कि हम हमारी जो ख्वातीन हैं उन पर ये डबल जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ ये कि वो खुद करें, अपने प्रिविलेजेस हैं उसका ग्रेटिट्यूड फील करें, थोड़ी सी ग्रेस रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को हर जगह अपने आप को मुनफरिद ही आपने शो करना है और दूसरे को गिरा के आप अपनी बड़ाई नहीं शो कर सकते। अगले को इज्जत देके भी आप अपनी बड़ाई शो कर सकते हैं। अगले को इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम मुर्तज़ा बात कर रहा हूँ। जी गुलाम मुर्तज़ा, कहिएगा क्या बात करना चाहते हैं? रहा था कि हर खानदान दूसरे खानदान को लेके आगे चल सकते हैं, यानी कि कोई भी खानदान है
उसमें अमीर लोग होते हैं, मीडियम होते हैं और बहुत गरीब होते हैं। ठीक है, हर खानदान अगर अपने खानदान को संभालना शुरू कर दे तो हमें इधर उधर देखने की बाद में देखेंगे ना, पहले हम अपनों को तो देखें ना। हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें। हाँ, खानदान में तो पता होता है कि ये गरीब है, ये ऐसे है, ये ऐसे। दूसरे को तो हम कहते हैं कि यार तू काम कर ले, तू ये कर ले, ये कर ले। हम सबसे पहले अगर जॉब देनी है, हम अपने खानदान से देखें कि किसको जरूरत है, किसको काम की जरूरत है। इसी तरह हम एक दूसरे को लेके ऊपर चल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे को लेकर ऊपर चढ़ेंगे। बड़ा खूबसूरत उन्होंने मैसेज दिया है कि अपने खानदान में अगर आप दूसरों पर नहीं ढूंढ सकते, अपने खानदान में ऐसे लोगों को ढूंढें। डॉक्टर इमरान, अना और खुदगर्जी जैसी चीजें क्यों है, किस तरह से परवान चढ़ी हमारे मुआशरे में और इसे हमने खत्म कैसे करना है? नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देंगे? सूरह फुरकान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए नबी, क्या तुमने इन लोगों को देखा है जिन्होंने अपने नफ्सों को अपना माबूद बना रखा है। यानी जब इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिश के ऊपर अमल करता है और अल्लाह के रसूल का पैगाम भूल जाता है तो वो शिर्क कर रहा होता है, अल्लाह की नफ़ी कर रहा होता है। आप सोचिए कितनी अलार्मिंग है। सूरह गाशिया, इन्ना इलैना याबहुम सुम्मा इन्ना इलैना हिसाबहुम, और तुम हमारे पास पलट कर वापस आओगे और फिर हम बेशक तुम्हारा हिसाब लेंगे। और फिर सूरह तकासुर, सुम्मा लतुसल्लुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे तुम्हारी हर हर नेमत का हिसाब लेंगे। तो अब अगर आप इस तरतीब आप सुन लीजिए कि मैं अगर अपनी ख्वाहिश पर जी रहा हूं तो अल्लाह से शिर्क कर रहा हूं। अगर मैं अपना एहतिसाब नहीं कर रहा हूं, अपने इम्तहान की तैयारी नहीं कर रहा हूं, और कौन सी चीज़ों का एहतिसाब जो मुझसे सवाल होंगे और क्या सवाल होंगे, हर हर नेमत का सवाल होगा। इसका मतलब है कि जिसको अल्लाह ने ज़्यादा दिया, यहाँ माशाल्लाह जितनी मेरी बहनें बैठी हैं आप समेत, सब प्रिविलेज्ड लोग हैं। आप यकीन माने हमारा और हमारे ड्राइवर का हिसाब एक जैसा नहीं होगा, हमारा हिसाब हमसे उससे बहुत ज्यादा होगा। प्रोफेसर साहबा यहाँ पे बैठी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, वो मैट्रिक के बच्चों का जो है वो सवाल मैट्रिक के पूछेंगी, इंटर का पूछेंगी, पीएचडी का पूछेंगे। अल्लाह भी हमसे ऐसे ही पूछेगा। तो जब तक हम ये उस पर नहीं उतरेंगे, अपने एहतिसाब नहीं करेंगे, जब तक हम वो खौफ नहीं रखेंगे कि वी आर आंसरेबल, और जब तक हम अपने आप को आंसरेबल नहीं समझेंगे, हम इसी उसमें लगे रहेंगे। और ये अना जो है, ये जो मैं है, और ये असल में हमारी तरबियत, मेरी और आपकी तरबियत ना, आओ सच बोलें, आज मीडिया है ना, आओ सच बोलें। क्या हम मुनफरिद नजर नहीं आना चाहते? क्या हम मुख्तलिफ नजर नहीं आना चाहते? क्या हम दूसरों से बेहतर नजर नहीं आना चाहते? क्या हम दूसरों से आगे बढ़ना नहीं चाहते? तो जब हम खुद मुकाबले में रहते हैं हर वक्त, जब हर वक्त कंपैरिजन और कंपटीशन में रहेंगे, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि जी गरीब ऐसा और अमीर ऐसा और हम ऐसे और हम जैसे? हम सब इस ऐसे निजाम के अंदर जो दीन कंपैरिजन और कंपटीशन की नफी करता हो, जैसे डॉक्टर साहबा बता रही थी, प्रोफेसर साहबा बता रही थी कि हम खुद अमली नमूना कैसे बने। तो अगर हम खुद मुकाबले की दौड़ में हर वक्त रहते हैं तो फिर हम ये क्या बातें कर रहे हैं बैठ के कि हमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम पहले खुद तो निकले उस कंपैरिजन और कंपटीशन से। हम अपने बच्चों को तरबियत दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को खुद तरबियत दे रहे हैं, तुम्हें आगे निकलना है, तुम्हें आगे निकलना है, किसी को रूंधते हुए आगे निकलना है। अभी बहुत अच्छी बात जो है वो कही थी उन्होंने कि पीछे हॉर्न बजा रहे हैं क्योंकि मुझे उससे आगे निकलना है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो अगर हम सब इस दौड़ में लगे रहेंगे कि हमें आगे निकलना है, दूसरे का ख्याल किए बगैर बेहतर रखना है, आगे बढ़ना है और आगे निकलना है, तो ये माशरा इसी तरह इखलाकी ज़वाल पजीरी तक जो है वो गामजन रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है वैसे कि हमें अगर आगे निकलना है तो दूसरों का भी ख्याल रखना है, दूसरों को बल्कि साथ लेके चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान आपके वक्त का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। डॉक्टर मुजाहिद, अगर बात की जाए इस्लाम की, तो इस्लाम किस तरह से पैगाम देता है, किस तरह से हम लोगों को ये इल्म देता है कि दूसरों की मदद करें, क्या फजीलत है, उसका क्या इनाम है और उसका क्या अजर है? जी, यहाँ पे अजर तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई किसी की मदद करेगा उसको मेरे पास पाएगा, तो तवील और अजर उसका बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि आपने फरमाया कि जो मुसलमान भाई की मदद करता है वो 10 साल एहतिकाफ करने वाले से ज़्यादा अफजल है, सुभान अल्लाह। पूरी रात इबादत करने वाले से अफजल है, दिन भर रोज़ा रखने वाले से अफजल है, और इस तरह बहुत सी रवायात हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ 2-3 बड़ी अहम बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, अगर हम किसी की मदद करें तो अब उस मदद को हमने कायम भी रखना है। मतलब ये है कि उस पर एहसान नहीं जताना, उसको ज़हनी अजियत नहीं देनी, मैंने तुम्हारे साथ ये अच्छा सलूक किया। मजमा आम में नहीं कहना कि मैंने इस तरह इसकी मदद की थी। वो ज़हनी अजियत में मुब्तला हो जाए तो हमारी नेकी ज़ाय हो जाएगी कुरान पाक के मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि एक शख्स आपकी बारगाह में आया, उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा रिश्तेदार है, मेरे साथ बुरा सलूक करता है, मैं हमेशा अच्छा सलूक करता हूँ। आपने फरमाया कि तुम फिर भी अच्छा सलूक करो, यही तो सिला रहमी है। अच्छे के साथ अच्छा सलूक करना वो तो मुआवजा है। और निज़ामुद्दीन औलिया के पास एक शख्स आया, उसने कहा जी लोग बड़ा तंग कर रहे हैं,
तो आपने फरमाया कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो, अगर तुम भी तंग करोगे तो दुनिया कांटों से भर जाएगी। बिल्कुल, यकीनन जो आपने बताया अजर बहुत ज़्यादा इसका है, फजीलत बहुत ज़्यादा, इनाम अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा है। वक्त हमारा हुआ है ख़त्म, बात करने को और भी बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, आज का जो मौजू था इससे हम लोगों ने सीखना है, ये नहीं है कि हम लोगों ने बातचीत की और ख़त्म हो गया। यहाँ पर आपने सीखना है, सीखने का अमल जारी रखना है, लोगों की मदद करनी है, अपने अंदर जज्बा पैदा करें। इंसान दोस्ती का प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर 9 से 11 आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम का फीडबैक देना मत भूलिएगा।